हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं BSOC 132 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के साथ। इसमें हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 1 ब्लॉक 1 की यूनिट 1 इंडिया एज अ प्लूरल सोसाइटी, और यूनिट का नाम है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज जो है वो वीडियोस बनाई हैं। आपको जो कंप्लीट वीडियोस है वो प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगी चैनल पे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज़ के बाद हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया के साथ। देखिए, सबसे पहले हमारा जो ब्लॉक का नाम है इंडिया एज अ प्लूरल सोसाइटी। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्लूरल सोसाइटी का मतलब क्या होता है। प्लूरल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जिसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेज के लोग या अलग अलग मतलब कल्चर को फॉलो करने वाले लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को जो है रिस्पेक्ट देते हैं उनकी यूनिक आइडेंटिटी के लिए और कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। ओके, तो इसमें हम जो है इस चीज़ को समझने वाले हैं। ओके, पहले हम देख लेते हैं प्लूरल सोसाइटी की डेफिनेशन। अ प्लूरल सोसाइटी इज वन वेयर मल्टीपल डिस्टिंक्ट कल्चरल, रिलीजियस, एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप एग्जिस्ट within the same nation or community, each maintaining its unique identity and cultural practices while contributing to the broader society. The key elements include diversity, mutual respect and inclusivity. चलिए अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की। देखिए, पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी का जैसे कि आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अनेकता। हमारा जो भारत है यहाँ पे हमें अनेकता बहुत देखने को मिल जाएगी। Definition of diversity. Diversity refers to the collective differences that distinguish one group of people from another. अब आपने मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ पीपल ले लिया और एक दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है बी। एक ग्रुप का नाम है ए ग्रुप एंड दूसरे का नाम है बी ग्रुप। अब जो है दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ऑन द बेस ऑफ बायोलॉजिकल, डिफरेंसेस ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। तो एक ग्रुप जो पीपल है वो उनके जो लोग हैं वो ज़्यादातर गोरे हैं, नॉन वेज खाते हैं, या फिर वो जो है किसी एक पर्टिकुलर गॉड को मानते हैं या किसी एक कल्चर की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, एक तरह की एथनिक ड्रेस पहनते हैं। जो बी ग्रुप के पीपल है उनका बॉडी कलर अलग है, उनकी जो हाइट है वो अलग है, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो भी अलग है। तो ये क्या है? एक तरह से डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है, कलेक्टिव डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप ऑफ पीपल। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी मेनली 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा होता है रिलीजियस डाइवर्सिटी और तीसरा होता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। पहले हम बात करें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहने वाले लोग और दूसरे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहने वाले लोग जो बायोलॉजिकली अलग हो सकते हैं। कैसे अलग हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फॉर एग्जांपल अफ्रीका का ले लेते हैं और अमेरिका का ले लेते हैं। अफ्रीका में जो है सनलाइट वो ज़्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनके बॉडी में मेलानिन नाम का हार्मोन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी कलर है वो ब्लैक हो जाता है। अब बात करें हम अमेरिका की, अमेरिका में सनलाइट उतनी पहुँचती नहीं है, ज़्यादातर जो सीजन्स होते हैं वो कोल्ड ही रहते हैं, इस वजह से वहाँ के लोगों में जो है मेलानिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है, इस वजह से उनकी जो स्किन है वो वाइट होती है। तो ये जो है एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अब बात करें रिलीजियस डाइवर्सिटी की, फॉर एग्जांपल हिंदू कम्युनिटी एंड द वेस्टर्न कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी में पर्टिकुलर गॉड को माना जाता है, उसमें मतलब एक अलग तरीके से पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। अब हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वहाँ पे एक अलग गॉड को मानते हैं, वो अपनी एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो ये क्या है? एक रिलीजियस डाइवर्सिटी है। अब बात करें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में फॉर एग्जांपल आप जो है नॉर्थ इंडियन का ले लीजिए और साउथ इंडियन का ले लीजिए। नॉर्थ इंडिया में जो है पर्टिकुलर फूड खाया जाता है, पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है। साउथ इंडिया में जैसे हमें तमिल, तेलुगु, मलयालम इस तरह की जो भाषा है वो देखने को मिलती है। तो ये क्या है? एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी का उल्टा क्या होता है? डाइवर्सिटी का उल्टा होता है यूनिफॉर्मिटी। अपोजिट ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं अब आगे। अपोजिट ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी दैट कैरेक्टराइज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें जो कि सबके कुछ सिमिलर फीचर्स है,
जो हर एक जो है इंडिविजुअल फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में जाते हो, स्कूल में जो है सभी बच्चे एक जैसे ही स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। इस स्कूल की ड्रेस को हम यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी बच्चे एक ही तरह की पहन रहे हैं, इसलिए उसको बोला जाता है यूनिफॉर्मिटी। स्कूल यूनिफॉर्म या पुलिस यूनिफॉर्म जो है एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मिटी का। अब बात करें कलेक्टिव कॉन्सेप्ट की। कलेक्टिव कॉन्सेप्ट एक ऐसी भावना है जिसमें डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी दोनों को हम देखते हैं। मतलब डाइवर्सिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी भी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, डाइवर्सिटी से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? वैरायटी मिल जाती है। डाइवर्सिटी मीन्स अ वैरायटी ऑफ अ ग्रुप्स एंड कल्चर। इंडिया में हमें जो है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में सोशो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तेलुगु में अलग मतलब कल्चरल प्रैक्टिस मिलेगी, सोशो ग्रुप्स मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में अलग मिलेंगे, साउथ इंडिया में अलग मिलेंगे, और जो हमारे पंजाब के एरियाज़ है, जो हमारे हिली एरियाज़ है, वहाँ पे अलग मिलेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं डी एन मजूमदार की बुक की। डी एन मजूमदार जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रेसिस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। क्या नाम था इसका? रेसिस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। डी एन मजूमदार की बुक थी जिसमें बोला था कि जो इंडिया है वो एक प्लूरल सोसाइटी है। प्लूरल सोसाइटी का मतलब अनेकवादी सोसाइटी है जिसमें अलग अलग तरह की रेस और अलग अलग तरह के कल्चर पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं यूनिटी के बारे में। किसके बारे में? यूनिटी के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिटी की डेफिनेशन की। यूनिटी मीन्स इंटीग्रेशन। यूनिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। अलग अलग लोग एक तरह से इकट्ठा हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ओके, इट इज़ अ सोशल साइकोलॉजिकल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? सोशल साइकोलॉजिकल कंडीशन दैट कनेक्ट्स अ सेंस ऑफ वीनेस और वननेस, जिसमें कि एक ही की भावना आती है। मतलब फॉर एग्जांपल हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं, हम उसको बोलते हैं कि इस ग्रुप ऑफ पीपल में बहुत ज़्यादा यूनिटी है, इस ग्रुप के लोगों में बहुत ज़्यादा यूनिटी है। यूनिटी का मतलब क्या है? वो सभी लोग अपने आप को एक ग्रुप का हिस्सा मानते हैं और वो मतलब मैं की बजाय हम की भावना रखती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी। स्टैंड्स फॉर द बॉन्ड दैट होल्ड मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी टुगेदर। किसी सोसाइटी के मेंबर्स में अगर यूनिटी होगी तभी वो जो मेंबर्स है वो एक साथ चल पाएंगे, एक साथ रह पाएंगे, एक साथ जी पाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं यूनिटी वर्सेस यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी में क्या फ़र्क है? यूनिटी डज नॉट प्रीसपोजेस सिमिलैरिटी। यूनिटी का मतलब ये नहीं कि सभी लोग एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ हमारे इंडिया की फ्रीडम फाइट का। जब हमारा इंडिया जो है ब्रिटिश कॉलोनी के लिए अगेंस्ट था, हमारे देश को आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी, उस समय अलग अलग जो समूह थे, अलग अलग जो धर्म थे वो एक साथ आए। उन्होंने आपस के झगड़े छोड़ के अपने आप को एक किया और फिर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की। ओके, स्वतंत्रता आंदोलन किया। तो ये क्या है? एक यूनिटी है। यूनिटी में सिमिलैरिटी नहीं होती, अलग अलग ग्रुप के पीपल भी यूनाइट हो सकते हैं। मे बी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस पे भी बेस हो सकता है। इम्प्लाइज इंटीग्रेशन एंड द टाइज दैट बाइंड डाइवर्स ग्रुप टुगेदर। देखिए, इसको मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि हमारी जो सरकार है वो चुनाव लड़ती है। चुनाव के बाद जब सरकारें ना कोई जीतती है ना कोई हारती है, तो क्या होता है? गठबंधन की सरकार होती है। गठबंधन क्यों होता है? गठबंधन क्या है? इंटीग्रेशन, मतलब दोनों सरकारें इकट्ठा होकर काम करेगी। लेकिन क्या दोनों सरकारों के मुद्दे एक जैसे है? नहीं है, फिर भी वो गठबंधन की सरकार बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन दैट टाइज बाइंड डिफरेंस ग्रुप्स टुगेदर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी की। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सभी लोग सिमिलर होने चाहिए। प्री सपोजेस सिमिलैरिटी। जैसे आप स्कूल यूनिफॉर्म की हमने बात की थी, इसके अलावा एक क्लास की बात करें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, ऐसी क्लासेस बनी हुई होती है स्कूल में। तो क्लासेस का मतलब क्या है? फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं वो पर्टिकुलर 5 to 6 ईयर्स की एज के होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है? प्री सपोजेस सिमिलैरिटी। ओके, यहाँ पे सिमिलैरिटी है ऑन द बेसिस ऑफ एज।
implies a common characteristic among all members of group. Example, same dress, same language. Okay, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिटी अकॉर्डिंग टू डर्किम। डर्किम जो है हमारे, उन्होंने एक टाइप ऑफ यूनिटी के बारे में हमें बताया था जो कि हमारे बुक में भी दिया गया है। तो डर्किम के अकॉर्डिंग जो यूनिटी है वो दो तरह की हो सकती है, एक होती है मैकेनिकल सॉलिडारिटी और एक होती है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी की मतलब होता है एकाग्रता की भावना। ओके, तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करें तो वो ऐसी सॉलिडारिटी होती है बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी एंड सिमिलैरिटी। मतलब मैकेनिकल सॉलिडारिटी में जो सभी लोग हैं वो एक जगह एक जैसे दिखते होंगे और एक जैसे होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हम ट्राइबल ग्रुप की बात करें, आदिवासी लोगों की बात करें, जब हम आदिवासी लोगों के बारे में स्टडी करते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स की स्टडी करते हैं, तो ये पाते हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप्स के सभी लोग हैं वो एक तरह के एक ही जो भगवान है उसकी पूजा करते हैं, एक ही भगवान की जो है मानते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह की जो एथनिक ड्रेसेस होती है वो पहनते हैं। ओके, तो दैट इज मैकेनिकल सॉलिडारिटी। कौन सी सॉलिडारिटी है? मैकेनिकल सॉलिडारिटी। इसमें एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने डर्किम ने, फाउंड इन ट्राइबल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में। Organic solidarity is unity based on differences and interdependence. Organic solidarity मतलब क्या है? वो पैदा हुई है, वो है नहीं पहले से, वो बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसमें सभी लोग अपनी तरफ से पहले लड़ रहे थे। सबको अकेले लड़ने की ज़्यादा शौक थे तो सब पहले अकेले लड़े। तो फिर बाद में लोगों को समझ में आया कि अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें सभी को एक साथ आना पड़ेगा। इसी वजह से हर एक जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप पे डिपेंडेंट है, तो अलग अलग ग्रुपों के बीच में यूनिटी आई, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आई, क्योंकि एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट थे हथियारों के लिए, अलग अलग तरह की तकनीकों के लिए। तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यूनिटी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस एंड इंटरडिपेंडेंस। ओके, कैरेक्टराइजेस मॉडर्न सोसाइटी। जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है वो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का। ओके, अब हम की पॉइंट्स की बात करें, यूनिटी इम्प्लाइज इंटीग्रेशन नॉट द अब्सेंस ऑफ डिफरेंसेस। मतलब यूनिटी का मतलब ये है कि जो ग्रुप है वो एक साथ आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप में जो है डिफरेंसेस नहीं होंगे, डिफरेंसेस होंगे फिर भी वो यूनाइट है। इंटीग्रेशन स्टैंड फॉर द बॉन्ड्स दैट कनेक्ट्स डाइवर्स ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरह के बॉन्ड जो एक सोसाइटी को एक दूसरे के अंदर जोड़ते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना 1.3 फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये जो हेडिंग है ना आपकी बुक से ही ली गई है, तो आपकी बुक का हर एक पैराग्राफ हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी स्किप करके चल रहा है, तो आप इसको बुक में भी पढ़ सकते हैं और मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए अब बात करें रेशियल डाइवर्सिटी की। इंडिया में रेशियल डाइवर्सिटी है। रेस का मतलब क्या होता है? अ रेस इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद डिस्टिंक्टिव physical features such as skin color, type of nose, form of hair, etc. रेस जो है ग्रुप ऑफ पीपल है जिनमें एक अलग तरह के फिजिकल फीचर्स होते हैं, मतलब एक ही जैसे फिजिकल फीचर्स होते हैं। लाइक स्किन कलर, उन जो सभी लोग हैं उनके स्किन का कलर एक ही जैसा होगा, एक ही तरह की नाक होगी, एक ही तरह के बाल होंगे, एक्सेट्रा। अब जो हर्बर्ट रिसले थे उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी रेस की 1891 में। क्लासिफिकेशन नहीं की थी उन्होंने, इंडिया की रेस की सेंसस किए थे। ओके, हर्बर्ट रिसले ने सेंसस किए थे 1891 में इंडिया की रेस के लिए। तो रिसले ने क्लासिफाई किया था इंडिया के लोगों को 7 रेशियल टाइप्स में। कितने रेशियल टाइप में? 7 रेशियल टाइप में, जिसमें कि है टर्को ईरानियन, इंडो आर्यन, स्काइथो ड्रेविडियन, आर्यो ड्रेविडियन, मंगोलो ड्रेविडियन, मोंगलोइड एंड ड्रेविडियन। These 7 types can be reduced to 3 basic type। जो रिजले थे उन्होंने 7 जो है रेशियल टाइप्स बताए थे, उन 7 रेशियल टाइप को हम जो है 3 टाइप में हम बता सकते हैं।
पहला है इंडो आर्यन, दूसरा है मंगोलियन, तीसरा है ड्रेविडियन। ओके, क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग मेनली बेस्ड मेनली ऑन लैंग्वेज टाइप रेदर देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो रिजले थे ना, इन्होंने पता है कैसे रेस का पता लगाया कि कौन कैसी भाषा बोलता है। जो एक तरह की भाषा बोलता है वो एक तरह की रेस से बिलोंग करता है। अब इस चीज़ के लिए ना रिजले को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया था। क्यों क्रिटिसाइज़ किया था? फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है पंजाब से हूँ, मान लीजिए मैं पंजाब से हूँ, मैं आके हैदराबाद में, चेन्नई में या बेंगलोर कहीं भी शिफ्ट हो जाती हूँ क्योंकि मेरी जॉब यहाँ पे है। ओके, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो मुझे यहाँ के लोगों को तेलुगु आती है, तमिल आती है, तो मैंने भी तेलुगु और तमिल सीख ली। तो क्या मैं तेलुगु जो रेस है, तेलुगु लोगों की जो रेस है उससे बिलोंग करूँगी? नहीं, लैंग्वेज कैन बी लर्नड। तो इसलिए जो रीजन है उनको क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि ये इनकी जो क्लासिफिकेशन थी रेसेस की वो मेनली लैंग्वेज पे बेस्ड थी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय अनदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पे एक वर्ड आया जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो पीपल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप की स्टडी करते हैं, ह्यूमन कम्युनिटी की स्टडी करते हैं। ओके, चलिए, अब जो J.H. हटन, D.N. मजूमदार एंड B.S. गुहा, ये तीन हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सेंसस किए अगेन। तो बेस्ड ऑन 1931 सेंसस ऑपरेशन, B.S. गुहा इन 1952 आइडेंटिफाइड 6 रेशियल टाइप। B.S. गुहा ने 1952 में 6 रेशियल टाइप्स जो है वो आइडेंटिफाई किए। पहला है नेग्रिटो, फिर है प्रोटो ऑस्ट्रियलॉइड, फिर है मोंगलोइड, फिर है मेडिटेरियन, फिर है वेस्टर्न ब्रैकेसिफिलस, फिर है नॉर्डिक। ये 6 B.S. गुहा ने बताए। डिटेल डिस्क्रिप्शन हम इनकी बात करें रेशियल टाइप्स की, तो जो नेग्रिटो होते हैं, नेग्रिटो, नाइजेरियन, ये कुछ कुछ वर्ड समझ में आ रहा है? नेग्रिटो, ओके, नेग्रिटोज जो लोग होते हैं वो ब्लैक स्किन के होते हैं, उनके जो बाल होते हैं फ्रीजल हेयर होते हैं, थिक लिप्स होते हैं, मोटे मोटे लिप्स होते हैं। ट्राइब्स कदार, इरुला, पैनियन। साउथ इंडिया में ये जो ट्राइब्स है ये देखने को मिलते हैं, ट्राइबल एरियाज में देखने को मिलते हैं, जैसे कदार, इरुला और पैनियन इन साउथ इंडिया। अब नेक्स्ट की बात करें, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड आर फाउंड इन साउदर्न एशिया एंड पैसिफिक आइलैंड। ट्राइब्स जो है वैसे हो सिंघम बिहार, भील, विंध्या रेंजेस। हो जो कम्युनिटी है, हो जो ट्राइब है सिंघम बिहार का और भील जो है विंध्या रेंजेस की, वो बिलोंग करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से। फिर आते हैं मोंगलोइड। मोंगलोइड आर नेटिव टू नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न एशिया। ट्राइब्स आर मिकिर बोडो ग्रुप, अंगामी नागाज, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज। ओके, अब हम बात करें मेडिटेरियन की। मेडिटेरियन में आते हैं कस्केशियन फिजिकल टाइप होता है इनका, मीडियम और शॉर्ट स्टेचर, लॉन्ग हेड, डार्क कम्प्लेक्शन। वेस्टर्न ब्राइसेफेलस आर डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स, एप्लिनॉइड, डायनेरिक, आर्मिनॉइड। एप्लिनॉइड कौन से होते हैं? जो ब्रॉड हेड, मीडियम स्टेचर, लाइट स्किन। बनिया कास्ट ऑफ गुजरात, क्षत्रियास ऑफ बेंगलोर आर डिफाइंड एज एल्पिनॉइड। ओके, अब बात करें डायनेरिक की। डायनेरिक आर हैविंग ब्रॉड हेड, लॉन्ग नोज, टॉल स्टेचर, डार्क स्किन। एग्जाम्पल, ब्राह्मीण ऑफ बंगाल, नॉन ब्राह्मीण ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट है आर्मिनॉइड। आर्मिनॉइड आर सिमिलर टू डायनेरिक, मोर मार्क्ड, शेप्ड टू द बैक ऑफ द हेड, नैरो नोज। एग्जाम्पल, पारसी ऑफ बॉम्बे। ओके, अब बात करें नॉर्डिक की। नॉर्डिक में टॉल स्टेचर होता है, लॉन्ग हेड, लाइट स्किन एंड हेयर, ब्लू आइज। फाउंड इन स्कैंडिनेविया, यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, पंजाब एंड राजपूताना। की पॉइंट्स की हम बात करें तो इंडिया हैज़ अ डाइवर्सल रेशियल कंपोजिशन विद वेरियस एथनिक ग्रुप। दिस डाइवर्सिटी इज अ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल माइग्रेशन एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट रेशियल स्टॉक्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की थी रेशियल डाइवर्सिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में, मतलब नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में। तो जो ग्रीजन थे उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने 179 लैंग्वेज और 544 डायलेक्ट्स जो है वो रिकॉग्नाइज किए थे। अब फिर उसके बाद सेंसस हुआ, 1971 में सेंसस हुआ जिसमें कि ये पता चला कि 1652 लैंग्वेजेस है और अदर स्पोकन मदर टंग्स है। ओके, अब बात करें वाइड स्प्रेड लैंग्वेजेस की। मैनी लैंग्वेजेस आर ट्राइबल एंड स्पोकन बाय लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब जो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है ना,
उसमें से एक पर्टिकुलर ग्रुप है 1% जो है वो अलग अलग लैंग्वेज जो है फॉलो करता है। फॉर लैंग्वेज इन द शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है शेड्यूल 8 है, उसमें जो लैंग्वेज है वो 18 लैंग्वेज है जो कि इंक्लूड की गई है, जिसमें कि आती है असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीर, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी एंड तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ओके, अब लिंग्विस्टिक फैमिलीज़ के बारे में बात करें तो लिंग्विस्टिक फैमिलीज़ में आता है इंडो आर्यन फैमिली स्पोकन बाय 75% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। फिर आता है द्रविडियन फैमिली स्पोकन बाय 20% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। मेजर द्रविडियन लैंग्वेजेस आर मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु। ओके, लिंक लैंग्वेजेस थ्रू एजेस, एंशियंट टाइम में हमारे संस्कृत चलती थी, मेडिवल एज में हमारे पास अरेबिक और पर्शियन थी, मॉडर्न टाइम में हमारे पास हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे है। चलिए, अभी हमने रेशियल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर ली, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में। ओके, तो मेजर रिलीजन्स इन इंडिया आर हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और अदर रिलीजन्स है। ओके, चलिए, अब हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म जो है वो इंडिया में डोमिनेंट रिलीजन है। 1981 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो 82.64% पॉपुलेशन है वो हिंदू है, और 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग 82.41% जो थी वो हिंदू थी। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम इंडिया में 1981 में सेंसस के अकॉर्डिंग 11.35% ऑफ दी पॉपुलेशन में था। फिर उसके बाद 1991 में यानी कि ठीक 10 साल बाद 11.67% पॉपुलेशन जो थी वो इस्लामिक थी। फिर बात करें क्रिश्चियनिटी की, इंडिया में 1981 में 2.43 इसकी पॉपुलेशन थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में ये घटकर 2.32% हो गई। सिखिज्म की बात करें तो सिखिज्म 1981 सेंसस के अकॉर्डिंग 1.96% ऑफ द पॉपुलेशन था। फिर उसके बाद 1991 में इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़कर 1.99% हो गई। बुद्धिज़्म की बात करें तो 1981 में ये 0.48% ऑफ द पॉपुलेशन था। फिर उसके बाद 1991 के सेंसस में इसकी जो संख्या है वो घटकर 0.41% ऑफ द पॉपुलेशन होगी। अदर रिलीजन्स की बात करें तो अदर रिलीजन्स में हमारे पास आते हैं जुडाइज्म, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, बहमीज़म। ओके, बहिज़म। रिलीजियस सेक्ट्स की बात करें यानी कि देवताओं की बात करें तो हिंदुइज्म में शिवा को माना जाता है, शक्ति को माना जाता है, वैष्णवा, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, राधा स्वामी, साईं बाबा, ये जो है हिंदुइज्म में आते हैं। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में शिया और सुन्नी होते हैं, सिख में नामधारी और निरंकारी होते हैं, जैनिज्म दिगंबर और श्वेतांबर, बुद्धिज्म हिनायन और महायान। ओके, अब जोग्राफिकल कंसंट्रेशन की बात करें कि कहाँ पे कौन सा ज़्यादा धर्म पाया जाता है तो हिंदू और जो मुस्लिम है फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्रिश्चियन जो है वो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में पाए जाते हैं। सिख जो है वो पंजाब में ज़्यादा है, बुद्धिस्ट जो है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा है, जैन जो है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा मिलते हैं। ओके, चलिए, अभी तक हमने 3 तरह की डाइवर्सिटी के बारे में बात कर लिया है। पहली थी रेशियल डाइवर्सिटी, फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अब तीसरी थी रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब बात करें हम कास्ट डाइवर्सिटी के बारे में तो कास्ट जो सिस्टम है वो होता है, कास्ट सिस्टम को हमने वर्ण और जाति में डिफ्रेंशिएट कर रखा है। कास्ट सिस्टम जो है, पहले मैं ये बता दूं, इंडिया में अब कोई कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो करता है, सभी कास्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ओके, चलिए, कास्ट सिस्टम को वर्णा में डिफाइन किया गया है, रेफर्स टू द 4-fold डिवीजन ऑफ हिंदू सोसाइटी बेस्ड ऑन फंक्शनल क्राइटेरिया। हिंदू सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था बेस्ड ऑन सोसाइटल फंक्शन। 4 वर्ण आर ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, लर्न करते हैं। क्षत्रिय डिफेंस के लिए युद्ध लड़ते हैं। वैश्य ट्रेड व्यापार करते हैं। शूद्र जो है वो मैनुअल सर्विसेज में काम करते हैं, एक्सेप्टेड ऑल ओवर इंडिया। जाति रेफर्स टू द हेरिडेटरी एंडोगेमस स्टेटस ग्रुप प्रैक्टिसिंग अ स्पेसिफिक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। जाति जो है वो एक हेरिडेटरी जो है स्टेटस है,
किसी भी इंडिविजुअल का। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ब्राह्मण, और अगर मेरी कोई मतलब संतान होगी तो वो भी ब्राह्मण होगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ लोहार, जो मैं लोहे का काम करती हूँ, तो मेरी जो कोई भी जो इंडिविजुअल संतान होगी, कोई भी बच्चा होगा, तो उसको क्या जाति मिलेगी मेरे से? लोहार की जाति मिलेगी। तो ये जो है एक हेरिडेटरी एंडोगेमस स्टेटस होता है, जो कि एक स्पेसिफिकल ट्रेडिशन के लोग जो है, ऑक्यूपेशन के जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं। मोर देन 3000 जाति इन इंडिया, इंडिया में 3000 से भी ज़्यादा जातियाँ देखी जाती है, हायरार्किकली ग्रेडेड डिफरेंटली इन वेरियस रीजन। ओके, अब बात करें कास्ट सिस्टम अमंग नॉन हिंदूज़ के बारे में। अभी हमने हिंदू के कास्ट सिस्टम के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम अमंग नॉन हिंदूज़। नॉन हिंदूज़ में कौन आते हैं? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स और अदर फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। मुस्लिम्स की बात करें तो हायरार्कीज आर लाइक शेख, सैयद, मुगल, पठान। कास्ट लाइक तेली, ऑयल प्रेशर, धोबी लाइक वॉशमैन, दर्जी लाइक टेलर। अब क्रिश्चियंस की बात करें, क्रिश्चियंस में कास्ट कॉन्शियसनेस ड्यू टू कन्वर्जन फ्रॉम हिंदुइज्म। देखिए, पहले हमारे देश में ज़्यादातर हिंदू ही थे। अगर आप कोई क्रिश्चियन है तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा इस बात का, मेरे को आपकी कोई भी भावनाएं जो है उसको हर्ट करने का कोई मोटो नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग द कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पुराने समय में हमारा जो देश है वो हिंदू प्रधान था, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने अपने समाज का और उन्होंने अपनी जो धर्म है उसका जो है व्यापार करना, धर्म का जो है वो प्रचार करना शुरू किया। तो प्रचार करने के लिए जो कुछ हिंदू लोग हैं वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए। तो इस वजह से जो कास्ट कॉन्शियसनेस है क्रिश्चियंस में, वो हिंदुइज्म के कन्वर्जन के कारण है। ओके, सिक्स की बात करें, सिक्स में जो कास्ट है वो होती है जाट सिख, मजहबी सिख, जो कि लोअर कास्ट होती है। अदर फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें, सेटलमेंट पैटर्न्स जैसे कि ट्राइबल, रूरल और अर्बन। ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग, रूरल मतलब गांव में रहने वाले लोग, अर्बन यानी कि शहरी लोग। मैरिज एंड किनशिप पैटर्न, मैरिज और रिश्तेदारी की जो भावनाएं होती है, पैटर्न्स होते हैं, वेरी अलोंग रिलीजियस एंड रीजनल लाइन्स। कल्चरल पैटर्न्स की बात करें, रिफ्लेक्ट रीजनल वेरिएशन। चलिए अब बात करते हैं बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी इन इंडिया। इंडिया में यूनिटी के बॉन्ड्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं? पहला तो है डाइवर्सिटी। इंडिया इज़ हाईली डाइवर्स इन फिजिकल एंड सोशल टाइप। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, फिजिकली भी सोशली भी। फिजिकली कैसे? कहीं आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, कहीं बिल्कुल रेगिस्तान देखने को मिल जाएगा, कहीं बिल्कुल नदियाँ देखने को मिल जाएगी, कहीं तो बिल्कुल बंजर इलाका देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिटी तो है ही है, प्लस सोशल डाइवर्सिटी भी है। जैसे जो हिमालयन रेंज के लोग हैं वो अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। जो कन्याकुमारी के लोग हैं, साउथ साइड के लोग हैं, वो बिल्कुल अलग कल्चर फॉलो करते हैं। नॉर्थ इंडिया अलग फॉलो करता है, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, हर एक मतलब जो फिजिकल तो अलग अलग है ही, प्लस सोशल टाइप, लैंग्वेज, कस्टम और रिलीजन भी अलग अलग है। ओके, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी देयर इज अंडरलाइंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइफ अक्रॉस द कंट्री। मतलब एक यूनिफॉर्मिटी है पूरी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने देश की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, तो हर एक इंसान के अंदर, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, किसी भी राज्य से, किसी भी एरिया से, किसी भी रिलीजन से फॉलो करता हो, बट उसके अंदर एक मतलब पैट्रियोटिक भावना है। ओके, इसलिए जो है इंडिया में डाइवर्सिटी होते हुए भी एकता है। ओके, जो हर्बर्ट रिजले थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था 1911 में कि रिकॉग्नाइज्ड अ सर्टेन अंडरलाइंग यूनिफॉर्मिटी फ्रॉम द हिमालयस टू द केप कोमोरोन। केप कोमोरोन का मतलब क्या है? कन्याकुमारी। ओके, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी को ऑब्जर्व किया था। इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी है। हाईलाइटेड द इंटीग्रेशन मैकेनिज्म दैट यूनिफाई इंडिया। इंडिया में जो इंटीग्रेशन मैकेनिज्म है ना, कि जो सभी धर्म के लोग आपस में जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था 1911 में। ओके, चलिए
अब बात करते हैं की बोन्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के जो की बोन्स है वो कहाँ से आते हैं? सबसे पहले जियो पॉलिटिकल यूनिटी। इंडिया इज जोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू इट्स यूनिटी। इंडिया की जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे भी जो है इंडिया की यूनिटी पे प्रभाव पड़ता है। यूनिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है कि एक धार्मिक यात्रा। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं यूपी बिहार, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादातर वैष्णो देवी जाते हैं। वैष्णो देवी किस लिए जाते हैं? क्योंकि वो एक रिलीजियस सेंस है। तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनके अंदर एक यूनिटी की भावना है कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी हमारे ही जैसे हमारे हैं। ओके, तो पिलग्रिमेज यानी कि धार्मिक जो यात्रा होती है टू वेरियस रिलीजियस साइट अक्रॉस इंडिया फोस्टर अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिटी। फॉर एग्जांपल लोग बालाजी जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, तो ये क्या एक सेंस ऑफ शेयर्ड स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिटी है। ओके, ट्रेडिशन ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। देखिए इंडिया जो है एक डाइवर्स है, बिल्कुल इसका इतिहास भी बहुत ज़्यादा मतलब इतना डाइवर्स है। आप इसको देखोगे तो कहोगे कि हिंदू धर्म इतने लंबे समय तक चल कैसे रहा है। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले मुगल्स आए, सब ने अपने अपने धर्म लेके आए, सब ने अपने अपने धर्म में कन्वर्ट भी किया लोगों को। फिर भी जो है कई को मतलब हमारे देश में कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जो बोल दे कि इंडिया का ये धर्म है। इंडिया सभी धर्मों को मानता है। भारत में हर एक धर्म को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, इक्वल इन्वायरमेंट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो इंडिया है ना उसका ट्रेडिशन है अकोमोडेशन का। हमारे यहाँ मुगल्स आए, मुस्लिम्स आए, तो उन्होंने अपना जो इस्लाम है वो लेके आए। तो इस्लाम धर्म को भी हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारा धर्म गलत है, नहीं, धर्म गलत नहीं है, आप अपने अपना रिलीजन फॉलो करो, हम अपना रिलीजन फॉलो करते हैं। क्रिश्चियनिटी को भी यही बोला जाता है कि आप अपना धर्म फॉलो करो, हम अपना धर्म फॉलो करते हैं। वो भी यही मतलब हर एक धर्म अपने आप को ग्रो कर रहा है, बट दूसरे धर्म को हम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा धर्म गलत है। तो ये स्पेशलिटी है जो इंडिया में वो अकोमोडेशन की है। इंडियाज ट्रेडिशन ऑफ अकोमोडेटेड डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजियस प्रमोट्स हार्मनी एंड यूनिटी। मतलब इंडिया में जो अकोमोडेशन का जो कल्चर है इसकी वजह से हार्मनी और यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस का। मतलब हर एक धर्म, हर एक लोग ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप पे इंटरडिपेंडेंट है। एक ग्रुप किसी वजह से दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरा अपने किसी और वजह से दूसरे पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटी स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड ऑफ यूनिटी। ओके, अब बात करते हैं जियो पॉलिटिकल यूनिटी के बारे में। जियो पॉलिटिकल यूनिटी, जियोग्राफिकल यूनिटी की बात करें हम, marked by the Himalayas in the north and oceans on the side. Political sovereignty, governed by the same constitution and parliament. मतलब पॉलिटिकल सोवरेनिटी मतलब एक तरह का जो मतलब एक तरह की सरकार जो फॉलो करती है कॉन्स्टिट्यूशन को और पार्लियामेंट को हम फॉलो करते हैं। शेयर्ड पॉलिटिकल कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस विजुअलाइज्ड बाय सीयर्स एंड रूलर्स हिस्टोरिकली found in Rigveda, Sanskrit literature, Asoka's edicts, Buddhist monuments, etc. Okay. अब कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्टिंग यूनिटी, ऐसे कॉन्सेप्ट जो यूनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो भारतवर्ष जो है वो इंडिया का पुराना नाम है। चक्रवर्ती, एम्प्रर, एकछत्रपदित्या, रूल अंडर वन अथॉरिटी। तो ये क्या है, यूनिटी को बढ़ावा देते हैं ये नाम। चलिए अब बात करें इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज की। तो जियो कल्चरल यूनिटी थ्रू टेम्पल कल्चर एंड पिलग्रिमेज, मतलब धार्मिक यात्रा या टेम्पल का जो कल्चर है उसकी वजह से एक जियो पॉलिटिकल यूनिटी, जियो कल्चरल यूनिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, वो तिरुपति बालाजी आते हैं। जो तिरुपति बालाजी यानी कि साउथ इंडिया के लोग हैं या जो भी मतलब वो लोग जो है वो हिमालयाज़ में जाते हैं शिव की पूजा करने के लिए। तो ये क्या है, एक जियो कल्चरल यूनिटी है। ओके, फॉर एग्जांपल टेम्पल कल्चर, नेटवर्क्स ऑफ श्राइन्स एंड सेक्रेड प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ में क्या है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, टू साउथ रामेश्वरम, ईस्ट में जगन्नाथपुरी, टू वेस्ट द्वारका, रिलीजियस श्राइन्स एंड होली रिवर्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। ओके, कल्चर ऑफ पिलग्रिमेज,
age old tradition of pilgrimage promotes travel across various parts of India, foster a sense of geocultural unity among people. Okay, expression of religious sentiment and patriotism. Pilgrimage as an expression of love for the motherhood and a mode of worship, promotes interaction and cultural affinity among people with different regions. Okay, चलिए अब हमने बात करनी है ट्रेडिशन ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है यहाँ पे, बट मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रेडिशन ऑफ अकोमोडेशन, सिंक्रेटिक क्वालिटी ऑफ इंडियन कल्चर। जो अकोमोडेशन है ना, वो एक सिंक्रेटिक क्वालिटी है इंडियन कल्चर की। सिंक्रेटिक क्वालिटी है इंडियन कल्चर की कैसे कि अकोमोडेशन और टॉलरेंस, इंडिया जो है अकोमोडेशन और टॉलरेंस को बढ़ावा देता है। इसका एग्जाम्पल जो एविडेंस है वो है फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज नॉट होमोजीनियस, डिस्क्राइब एज द फेडरेशन ऑफ फेथ, पॉलीथेइस्टिक, अकोमोडेटिव विलेज लेवल डाइटीज एंड ट्राइबल फेथ्स। ओके, चलिए अब हम टू ब्रॉड फॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला है सांस्कृतिक फॉर्म। सांस्कृतिक फॉर्म फाउंड इन रिलीजियस टेक्स्ट लाइक वेदास के बारे वेदास। सांस्कृतिक फॉर्म जो है संस्कृत जो फॉर्म है वो रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि वेदाओं में हमें देखने को मिलती है। पॉपुलर फाउंड इन द एक्चुअल लाइफ सिचुएशन ऑफ द मासेस। अब जो रॉबर्ट रेडफील्ड थे उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें कि उन्होंने बताया था ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के बारे में। ग्रेट ट्रेडिशन क्या है, जिससे रामायण और महाभारत है, ये क्या है ग्रेट ट्रेडिशन का एग्जाम्पल है। लिटिल ट्रेडिशन जैसे वर्शिप ऑफ विलेज डाइटी, मतलब गांव के कुल देवता की पूजा करना, ये क्या है एक लिटिल ट्रेडिशन है। ओपननेस एंड ऑब्जर्वेशन, रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड इनकम्पेसिंग रिलीजन, मतलब हर एक धर्म जो है वो अपने आप को बढ़ावा दे रहा है। जो हिंदू है वो प्रार्थना कर रहे हैं पूजा उसमें मंदिरों में, जो क्रिश्चियंस है वो अपने मस्जिद में क्रिश्चियन जो है गिरजाघर में अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, मुस्लिम अपने जो है मस्जिद में जो है अपना प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक ओपननेस एंड ऑब्जर्वेशन है, मतलब हर एक धर्म अपने आप को बढ़ावा दे रहा है और जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। एपैथी टू कन्वर्जन, मतलब यहाँ पे डोंट सीक कन्वर्ट्स और रजिस्ट अदर रिलीजियस सीकिंग कन्वर्ट्स, मतलब कोई भी धर्म ये नहीं बोलता कि आप हम में कन्वर्ट नहीं हो सकते, या कोई भी धर्म ये नहीं बोल सकता कि तुम दूसरा में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये यहाँ पे अपैथी टू कन्वर्जन हमें देखने को मिलती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ फेथ्स इन इंडिया, हिंदू मुस्लिम एमिटी, participation in each other's functions, festivities and feast। मतलब हिंदू मुस्लिम एमिटी भाईचारा कहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब हर एक हिंदू जो मुस्लिम के फंक्शंस में जाता है, फेस्टिवल्स में जाता है, दावत पे जाता है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेपरेट हर्ट एंड वेसल्स टू रिस्पेक्ट रिलीजियस सेंसिबिलिटीज, म्यूचुअल विजिटिंग एंड शेयरिंग इन जॉय एंड ग्रीफ, रेवरेंस फॉर ईच अदर सेंट्स एंड होली मैन। Coexistence with other religious group, similar mechanism exists for Sikh, Jain, Christians and other groups। Okay, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस के बारे में, मतलब एक दूसरे पे किस तरह से हर एक धर्म जो है हर एक ग्रुप जो है वो डिपेंड है। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया है इसमें इग्नू के। तो जजमानी सिस्टम क्या होता है कि जो गाँव में है वो कास्ट में डिफाइंड होती है सोसाइटी। तो जो कास्ट है ब्राह्मण कास्ट वो डिपेंड होती है लोअर कास्ट जैसे शूद्रास पे। तो उसमें क्या होता है कि जो शूद्रास होते हैं या जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट को जो है वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज, जिसके बदले में उन्हें जो है ग्रेन्स मिलते हैं या कुछ मतलब डिपेंड करते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उनको चीज़ें दी जाती है। ओके, डेफिनेशन एंड फंक्शन, जजमानी सिस्टम की डेफिनेशन और फंक्शन के बारे में हम समझेंगे। अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस अमंग कास्ट इन इंडिया, अलग अलग कास्ट एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंडेंट है ये जजमानी सिस्टम में हमें बताया गया है। जजमान रेफर्स टू पैटर्न और रिसिपिएंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विस। जजमान एक ऐसा पैटर्न होता है, एक पैटर्न या एक स्पेशलाइज सर्विस लेने वाला व्यक्ति होता है।
typically involves a food producing family and families providing various goods and services. For example, नाई की हम बात करें, नाई अपने जजमान के यहाँ जाता है, उसके बाल काट के आता है, उसके बदले में उसको अनाज मिलता है। तो ये क्या है, नाई जो जजमान है वो डिपेंडेंट है कि नाई उसके बाल काटेगा, नाई डिपेंडेंट है कि मैं बाल काट दूंगा तो मेरे को ये खाने को दे देगा। तो ये क्या है, एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस है। नो कास्ट विल सेल्फ सफिशिएंट, हर एक कास्ट अपने सारे काम खुद से नहीं कर सकती। ईच रिलाइड ऑन अदर्स फॉर डिफरेंट needs, created a network of mutual support and services among caste, social and economic exchange, integral to village life, encompassing ritual matters, social support and economic exchange. Example, patron with Brahmin priest for rituals and specialized from rural jatis for tasks. Example, washing clothes and cutting hair. Okay, multiple payments and obligation, मतलब अलग अलग तरह की पेमेंट्स होती थी, जैसे कि गोदान हो गया या फिर मतलब अनाज दान हो गया। इस तरह से मल्टीपल तरह की पेमेंट या ऑब्लिगेशंस यहाँ पे फॉलो की जाती थी। क्रॉस रिलीजियस बाउंड्रीज होती थी और एफर्ट्स किए जा रहे थे कम्युनिटीज़ को ब्रिज करने के लिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं कल्चरल एफर्ट्स टू ब्रिज कम्युनिटीज़। अब बात करते हैं कल्चरल ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ट्रीटमेंट टेस्टामेंट टू म्यूचुअल कल्चरल अप्रिसिएशन। अब बात करेंगे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिया जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद इंडिया ने क्या फॉलो किया? आज़ादी से पहले तो बहुत सारे कल्चर थे, जाति थी, जजमानी सिस्टम था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो इंडिया ने कंपोजिट कल्चर मॉडल को फॉलो किया, प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग कल्चरल प्लूरैलिटी विद इन अन इंटीग्रेटेड नेशन। मतलब एक ही देश में हम हर एक धर्म को मानेंगे। ओके, इसको बोला गया सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब इक्वल रिगार्ड फॉर ऑल रिलीजन्स एज अ की पॉलिसीज फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। अब चैलेंजेस क्या है इसमें? ओकेशनल कास्ट, कम्युनल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स। एग्जाम्पल, पार्टीशन डेज, तमिलनाडु लिंग्विस्टिक राइट्स, गुजरात राइट्स 2002, कम्युनल राइट्स। मतलब हमने ये चाहा कि हर एक धर्म एक साथ मिलकर चलेगा, तो इससे हमारे देश को की जो यूनिटी है उसमें बढ़ावा मिलेगा और हमारा जो देश है वो आगे बढ़ पाएगा, डेवलप हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कई बार इसके लिए चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जैसे कि कम्युनल जो झगड़े होते हैं वो देखने को हमें मिले। ओके, बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी हैव हिस्टोरिकली इमर्ज स्ट्रोंगर देन डाइवर्स फोर्सेस। डाइवर्स मतलब ये मैटर नहीं करता डाइवर्सिटी कितनी है, ये मैटर करता है कि यूनिटी कितनी है। और हमेशा ये देखा गया है कि जो यूनिटी है वो डाइवर्सिटी पे हमेशा भारी पड़ती है। ओके, चलिए इसी के साथ हमारी जो यूनिट 1 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम चेंजिंग इंडिया यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।